हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफशा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारी जो वीडियो है वो सेमेस्टर 1 की होने वाली है और सेमेस्टर 1 में जो हमारी एजुकेशन है, हम एजुकेशन की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारी जो एजुकेशन है इसका नाम है समकालीन भारत में शिक्षा। इस वाली एजुकेशन को हम अभी राइट नाउ कवर कर रहे हैं, जिसके हम ऑलरेडी 4 चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख पाएंगे और वहाँ से आप अपनी ही पूरी जो चैप्टर्स हैं उन्हें कवर कर पाएंगे। आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट होने वाला है। चलिए फिर हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, हमारी यूनिट नंबर 5 यानी चैप्टर नंबर 5 है और इस चैप्टर का नाम है शिक्षा के संबंध में संविधान के मूल्य और प्रावधान। यानी जो शिक्षा है उसके संबंध में जो हमारे संविधान के मूल्य हैं और प्रावधान है उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे संविधान में शिक्षा को लेकर मूल्य दिए गए हैं और कौन कौन से प्रावधान बनाए गए हैं। चलिए फिर एक एक करके हम इसको पूरे ही चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे संवैधानिक मूल। अब संवैधानिक जो मूल है, सबसे पहले हम उसे देखेंगे। भारत का संविधान न केवल एक राजनीतिक दस्तावेज है बल्कि यह एक आदर्शवादी और मूल्य आधारित दस्तावेज है। यानी अगर हम भारत के संविधान की बात करें तो ये एक राजनीतिक दस्तावेज ना होकर ये आदर्शवादी और एक मूल आधारित दस्तावेज के रूप में देखा जा सकता है। इसके निर्माण में उन आदर्शों और मूल्यों का ध्यान में रखा गया है जो हमारे राष्ट्र की आत्मा का प्रतिनिधित्व करती हैं। यानी जब हमारे संविधान को बनाया गया था तो उस टाइम पे उन सभी मूल्यों और आदर्शों का यूज़ किया गया था और उन्हें ध्यान में रखकर बनाया गया था, ताकि जो हमारे संविधान है उसमें भी हमारे जो देश है यानी हमारा जो राष्ट्र है उसकी जो आत्मा है उसका प्रतिनिधित्व किया जा सके, उसको संभाल कर रखा जा सके। शिक्षा के संदर्भ में संवैधानिक मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह शिक्षा के उद्देश्यों और उसकी शिक्षा को निर्धारित करते हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो वहाँ संवैधानिक जो मूल्य हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि वो शिक्षा के जो उद्देश्य है और जो शिक्षा है उसकी जो निर्माण है या नीति है उनको सही रूप में ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम एक एक करके देखेंगे। पहले हम देखेंगे समानता कि समानता क्या है। हमारे जो संविधान है उसके अनुसार समानता क्या है, चलिए देख लेते हैं। समानता का मूल संविधान में मुख्य धारा में से एक है। यानी जो समानता है वो मूल संविधान वो था जो पहले का था। मतलब थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं हमारे संविधान में, तो बिना चेंजेस वाला तो जो था वो मूल संविधान था। तो उसमें समानता को बहुत इम्पॉर्टेंट रोल के रूप में लिखा गया है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त हों और किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। यानी जो हमारे मूल संविधान में जो समानता है वही सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी भेदभाव ना हो और उसे किसी भी भेदभाव या किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में समानता का अर्थ है कि हर बच्चे चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, उसे शिक्षा का समान अवसर मिलना चाहिए। समानता के इस सिद्धांत के तहत निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। यानी देखिए, अगर हम शिक्षा में समानता की बात करें, यानी जो शिक्षा में समानता है उसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि सभी बच्चों, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, किसी भी लिंग के क्यों ना हो या उनकी आर्थिक स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, सभी को देखकर भी उन्हें समानता रखना और उनकी जो शिक्षा है उसमें समानता लाना ही समानता का अर्थ कहलाता है। अब देखिए, समानता के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को रखा गया है। अब वो कौन कौन से पहलू हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिख सकते हैं शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश। सभी बच्चों को शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश का समान अधिकार। यानी कोई भी बच्चा क्यों ना हो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकता है। नेक्स्ट आप इसमें लिखेंगे शिक्षा की गुणवत्ता। सभी को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, चाहे वह किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों। यानी हर बच्चे को उच्च गुणवत्ता पाने का अधिकार है। ठीक है, अब हम देखेंगे स्वतंत्रता कि स्वतंत्रता किस तरह से इम्पॉर्टेंट है और स्वतंत्रता को किस तरह से हमारे संविधान में बताया गया है। स्वतंत्रता का मूल शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सोच और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू शामिल हैं। यानी देखिए, स्वतंत्रता जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है शिक्षा में भी।
क्योंकि शिक्षा में भी हर किसी व्यक्ति को अपनी सोच, अपने विचार ज़ाहिर करने की अनुमति होती है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, अब आप में से कोई भी जो भी उस क्वेश्चन के बारे में जो भी सोचता है, जो भी आपकी थिंकिंग है, आप मुझे बता सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है जो आपको भी प्राप्त है। आप कमेंट बॉक्स में कोई भी कमेंट कर सकते हैं कि मेरी वीडियो अच्छी थी या नहीं थी, या कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये सभी क्या हो जाती हैं, स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती हैं। अब इसके अंतर्गत कुछ पहलुओं को रखा गया है। पहला आप लिख सकते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। छात्रों को, शिक्षकों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपने विचार व्यक्त कर सके। जैसे कि आप लोगों को स्वतंत्रता है कि आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, स्वतंत्र रूप से अपनी फीडबैक दे सकते हैं। तो ये सारी हमारे इसके अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शैक्षिक स्वतंत्रता। शैक्षिक संस्थानों में स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपनी शिक्षा नीतियों और पाठ्यक्रमों को स्वतंत्र रूप से निर्धारित कर सकें। ठीक है, अब हम देखेंगे धर्मनिरपेक्षता कि धर्मनिरपेक्षता क्या है और धर्मनिरपेक्षता को किस तरह से समझा जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि, यानी देखिए, धर्मनिरपेक्षता का सिंपली ये अर्थ हो जाता है कि जो राज्य है वो किसी भी धर्म का ना तो समर्थन करेगा ना ही विरोध करेगा। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, हमारे जो राज्य होते हैं वो कभी भी किसी भी धर्म को ना तो बढ़ावा देते हैं ना ही उसका विरोध करते हैं। बस कुछ नीतियाँ बना दी गई हैं कि कोई भी धर्म इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो धर्मनिरपेक्षता है उसका किस तरह से अर्थ हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले आप लिख सकते हैं धार्मिक शिक्षा का प्रभाव। सरकारी स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यानी देखिए, जो धार्मिक शिक्षा होती है उनका अभाव रहता है। किस तरह से, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती धर्म से रिलेटेड। सिर्फ उन्हें एक अच्छा इंसान और किस तरह से देश को चलाने वाला बनाया जा सकता है, इस तरह की शिक्षा दी जाती है, जो कि सभी व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। लेकिन उन्हें धर्म की रिलेटेड कोई भी शिक्षा नहीं दी जाती। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। छात्रों को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन इसके लिए स्कूल में किसी प्रकार का धार्मिक भेदभाव नहीं होगा। यानी छात्रों को अपने धार्मिक जो परंपरा है उसको मानना है या फिर उसको फॉलो करने की इजाज़त तो होती है, बट वो चीज़ जो है वो किसी और के साथ भेदभाव ना हो, इस हद तक परमिशन होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हो तो आपको अपना धर्म चेंज करना पड़ेगा या धर्म बिल्कुल छोड़ दो जब भी आपका एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। पर यह है कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो तिलक लगाना या फिर ऐसे स्कार्फ पहन के जाना, ये चीज़ अलाउ नहीं होती। तो कुछ चीज़ें अलाउ हैं बट कुछ हद तक। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम देखेंगे न्याय कि न्याय किस तरह से होता है। चलिए देखते हैं। न्याय का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त हो। शिक्षा में न्याय का अर्थ है कि, यानी न्याय जो होता है वो ये सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को न्यायपूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार प्राप्त हो, यानी किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। अब शिक्षा में न्याय का जो अर्थ है वो किस तरह से देखा जा सकता है, इसमें पहला आप लिख सकते हैं शैक्षिक अवसरों की निष्पक्षता। सभी छात्रों को निष्पक्ष शैक्षिक अवसर प्राप्त हों, यानी सभी छात्रों को निष्पक्ष वाले अवसर प्राप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भेदभाव का उन्मूलन। शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव नहीं होना चाहिए, यानी जो शिक्षा है उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा बंधुत्वता। अब देखेंगे बंधुत्वता किस तरह से हो सकती है हमारे शिक्षा में। चलिए देखते हैं। बंधुत्वता का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि समाज में भाईचारे और सहयोग की भावना बनी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में बंधुत्वता का अर्थ है, यानी देखिए, जो बंधुत्वता है वो ये देखती है कि समाज में जो भाईचारा है और जो सहयोग की भावना है वो बनी रहे। ऐसा ना हो कि लोग आपस में ही लड़ने लगें। अब शिक्षा के क्षेत्र में बंधुत्वता की क्या आवश्यकता है, इसमें आप पहला लिख सकते हैं सामाजिक संदर्भ। स्कूलों में सभी बच्चों के बीच भाईचारा और सहयोग की भावना को प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक एकता। शिक्षा के माध्यम से सामाजिक एकता और समरसता को बढ़ावा दिया जाएगा, यानी जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें भी सामाजिक एकता और समरसता, यानी एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार ना करना, एक समान व्यवहार करने वाली सिचुएशन बनाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गरिमा। अब किस तरह से गरिमा जो है वो शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चलिए देखते हैं। गरिमा को देख लेते हैं। व्यक्ति की गरिमा की मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। शिक्षा के अंतर्गत गरिमा का अर्थ, यानी देखिए, हर व्यक्ति की एक लिमिट होती है या ये कहें एक सीमा होती है, उस सीमा तक ही व्यवहार करना चाहिए, उस सीमा से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वही हमारी गरिमा कहलाती है। अब शिक्षा में किस तरह से एक गरिमा जो है उसका क्या अर्थ हो सकता है, इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं
सम्मानजनक व्यवहार, छात्रों और शिक्षकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। यानी ऐसा नहीं है कोई छात्र है तो टीचरों के साथ या फिर अपने जो साथ के स्टूडेंट हैं उनके साथ बदतमीज़ी करने लगे, गाली गलौज देने लगे, तो उनकी जो गरिमा है वो उसको लांघ रहा है, वो अपनी गरिमा को लांघ रहा है। इसका मतलब है उसे दंड दिया जाएगा बेशक। तो इसी वजह से जो हमारी गरिमा है वो भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शारीरिक और मानसिक सुरक्षा। स्कूलों में छात्रों की शारीरिक और मानसिक सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। ठीक है, आगे अब हम देखेंगे पंथ निरपेक्षता। अब पंथ निरपेक्षता किस तरह से जो एजुकेशन है, जो हमारी शिक्षा है उसमें रोल निभाती है, चलिए देखते हैं। पंथ निरपेक्षता के अंतर्गत आप लिख सकते हैं, पंथ निरपेक्षता का मूल्य यह सुनिश्चित करना है कि शिक्षा में किसी भी प्रकार के धार्मिक या सांप्रदायिक भावनाएं न हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू शामिल है। यानी इसका अर्थ या फिर इसका जो मूल कार्य है वो ये है कि जो हमारी शिक्षा है उसमें धार्मिक या सांप्रदायिक जैसी चीज़ें या ऐसी भावनाएं ना उत्पन्न हो। अब इसके कुछ मूल पहलू हैं, उसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं इसमें धार्मिक शिक्षा का निषेध। सरकारी स्कूलों में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं धार्मिक सहिष्णुता। छात्रों को सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया जाता है। यानी सभी धर्मों की इज्जत करना छात्रों को सिखाया जाता है। किसी भी धर्म की बेइज्जती करना या फिर किसी भी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलना, इससे बचाया जाता है। यही फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे इंसान में और एक जाहिल इंसान में। तो हम इसी डिफरेंस के साथ कह सकते हैं कि आप लोग पढ़े लिखे हो या नहीं। तो इसीलिए हमें सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, जो हमारी शिक्षा के अंतर्गत भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप 8th पॉइंट में लिख सकते हैं मानव अधिकार। अब मानव अधिकार कौन कौन से हैं, चलिए देख लेते हैं। शिक्षा के अंतर्गत मानव अधिकारों को कौन कौन से को रखा गया है। मानव अधिकार का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में मानव अधिकारों का अर्थ यह है कि, यानी देखिए मानव अधिकारों का सिंपली अर्थ यह है कि जो व्यक्ति है उसके जो भी मौलिक अधिकार हैं उनका सम्मान किया जाना चाहिए, उनका पालन किया जाना चाहिए। अब शिक्षा के क्षेत्र में जो मौलिक अधिकार हैं वो किस तरह से हैं, चलिए देख लेते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं शिक्षा का अधिकार। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यानी हर बच्चा जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता है, उसका ये मौलिक अधिकार है, तो इसका पालन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मौलिक अधिकारों का सम्मान। स्कूलों में छात्रों के मौलिक अधिकारों का सम्मान किया जाएगा। यानी जो स्कूल होते हैं, जो हमारे एजुकेशन वाले प्लेस होते हैं, वहाँ पर सभी पर जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उन्हें पालन करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सार्वभौमिकता। अब सार्वभौमिकता जो है वो किस तरह से हमारी शिक्षा में रोल निभाती है, चलिए देख लेते हैं सार्वभौमिकता को। इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं सार्वभौमिकता का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षा सभी के लिए सुलभ हो। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पहलू शामिल है। यानी सार्वभौमिकता का जो मूल्य है या फिर इसका जो मतलब होता है वो यही है कि सभी छात्रों को शिक्षा जो है वो सुलभ हो, आसानी से पॉसिबल हो पाए, आसानी से मिल पाए। अब इसके अंतर्गत कुछ चीज़ों को रखा गया है, यानी इसके अंतर्गत कुछ पहलुओं को रखा गया है, जिसमें से पहला है हमारा सभी के लिए शिक्षा को सभी बच्चों के लिए सुलभ और सस्ती बनाया जाए। यानी जो शिक्षा है वो सभी के लिए सुलभ हो सके, आसानी से प्राप्त हो सके और सस्ती हो, ताकि सभी बच्चे उसको प्राप्त कर पाएँ। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सरकार द्वारा चलाए जा रहे सर्व शिक्षा अभियान के तहत सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त की जाए। यानी सभी बच्चों को शिक्षा दी जाए ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो शिक्षित हो। ऐसा ना हो आने वाली जनरेशन भी हमारी अनपढ़ हो। तो इस चीज़ पर ध्यान देकर उन्हें बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लिख सकते हैं जो हमारा 10th पॉइंट है वो है सत्य और अहिंसा। यानी हमारी शिक्षा में सत्य और अहिंसा को भी रखा गया है। किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। सत्य और अहिंसा के अंतर्गत आप क्या लिख सकते हैं, सत्य और अहिंसा के मूल महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन मूल्यों का अर्थ है कि, यानी देखिए जो सत्य और अहिंसा हैं वो महात्मा गांधी के जो विचार हैं उनसे लिया गया है। अब शिक्षा के क्षेत्र में इनका क्या महत्व है, चलिए देख लेते हैं। पहला आप लिख सकते हैं सत्य का पालन। छात्रों को सत्य का पालन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यानी जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें सत्य का पालन करना सिखाया जाएगा कि लाइफ में झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का साथ देना चाहिए। अगर आपके सामने एक तो ना तो खुद झूठ बोलो और ना ही कभी झूठ का साथ दो, क्योंकि झूठ बोलना और झूठ का साथ देना बिल्कुल इक्वल चीज़ है। तो इसीलिए जहाँ भी सत्य है या फिर ये कहें जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको झूठ
झूठ और सच में से एक चुनना हो तो हमेशा सत्य का साथ दें। नेक्स्ट आप देखेंगे अहिंसा का प्रचार। छात्रों को अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया जाए, यानी जो छात्र होते हैं उन्हें अहिंसा का मार्ग अपनाना चाहिए, हिंसा का नहीं। उन्हें जो मार धाड़ है या फिर जो झगड़ा है उनसे दूर रहना चाहिए और अहिंसा का मार्ग अपनाकर एक शुद्ध बुद्ध इंसान बनना चाहिए, यानी एक बुद्धिमान इंसान बनना चाहिए। ऐसा नहीं है बेवकूफ़ों की तरह चल रहे हैं, लड़ने डंडे ले लिए और लड़ने चल रहे हैं, नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। उन्हें अहिंसा का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए ताकि देश में ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे संवैधानिक मूल्यों का यह महत्व शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन मूल्यों के आधार पर ही हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई है और इसका पालन करके ही हम एक सशक्त और समृद्ध समाज निर्माण कर सकते हैं। यानी देखिए जितने भी अभी हमने देखे ये हमारे सभी संवैधानिक मूल्य हैं जो कि आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं और इनका पालन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कह सकते हैं कि जो हमारी शिक्षा प्रणाली की नींव है वो इसी के ऊपर रखी गई है, इसीलिए सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और इनका पालन करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सशक्त बनना चाहते हैं, समृद्ध बनना चाहते हैं तो हमें इन सब का यूज़ करना है और इन सब का पालन करना है। आई होप आपको सारे ही संवैधानिक मूल्य समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे जो कि है हमारा मौलिक कर्तव्य। अब हम मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा किया गया था। यानी जो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं वो जो है वो संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और ये जो अधिनियम आया था ये 1976 के द्वारा आया था, या ये कहें 1976 में आया था। मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को उनके कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करना है। यानी जो मौलिक कर्तव्य है उसका सिंपली जो उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारे कर्तव्य हैं उनसे हमें जागरूक किया जाए कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं और देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा पाएँ हम लोग। इसीलिए ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, यह कर्तव्य संविधान के भाग 4A में जोड़े गए हैं और अनुच्छेद 51A के तहत आए हैं। यानी ये जो मौलिक कर्तव्य हैं ये भाग 4A में जोड़े गए हैं और ये जो आए थे ये अनुच्छेद 51A के तहत आए थे। ठीक है, अब हम देखेंगे संविधान का पालन करना। पहला जो हमारा मौलिक कर्तव्य होता है वो होता है हमारा संविधान का पालन करना। अब इसके अंतर्गत क्या है, हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्श संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। आपने भी देखा होगा कि अगर हमारा जो तिरंगा है अगर वो ज़मीन पे पड़ा है तो हमें उठाकर उसे रखना चाहिए और जैसे ही राष्ट्रीय गान बज रहा है या राष्ट्रीय गान चल रहा है तो उस टाइम पे स्ट्रेट खड़े हो जाना चाहिए। वो क्यों होता है, क्यों हमें स्कूलों में सिखाया जाता है? क्योंकि हम उसकी इज्जत करते हैं, उसके सम्मान के लिए ऐसा किया जाता है। और यही हमारे जो हैं ये मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत आ जाते हैं क्योंकि हमने इस देश में जन्म लिया है, हम इस देश के नागरिक हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इस देश में रहते हैं। तो इसीलिए हमें अपने देश के लिए थोड़ा सा प्रेम होना चाहिए, उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए जो कि हमें ऊपर वाले की तरफ से दिया गया है कि हमें इतना प्यारा देश दिया है, इतनी सारी चीज़ें हमारे देश में, इतना अच्छा देश है। तो इसलिए हमें थोड़े से संविधान की और ये कहें कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय गान है और जो संस्थान हैं उन सभी की इज़्ज़त और उन सभी का आदर करना चाहिए। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप देखेंगे संविधान भारत का सर्वोच्च कानून है और उसका पालन भी नागरिकों पर अनिवार्य है। यानी जो हमारा संविधान है वो सबसे ऊंचा ही कानून है, उससे ऊंचा, संविधान से ऊंचा कुछ नहीं है हमारे देश में और सभी नागरिकों का उसको पालन करना चाहिए, उसकी बातों को सुनना चाहिए, उसकी बातों को लागू करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हमारा स्वतंत्रता संग्राम में आदर्शों का आदर करना। स्वतंत्रता संग्राम में आदर्शों का आदर करने और उन्हें बनाए रखना भी नागरिकों का कर्तव्य है। यह आदर्श हमें हमारी स्वतंत्रता और उससे जुड़ी कुर्बानियों की याद दिलाता है। यानी देखिए जो स्वतंत्रता के दौरान हमारी कुर्बानियाँ गई थी और जो जो हमने संघर्ष किया था उन सभी का सम्मान करना, उन लोगों का सम्मान करना जिसकी वजह से हम स्वतंत्र हो पाए और उन कुर्बानियों को हमेशा याद रखना ताकि हमारे जो हृदय है उसमें ये रहे कि हाँ, हमारे जो कुछ लोग थे जिन्होंने हमें स्वतंत्र करवाया, इतनी ज़्यादा संघर्ष किए, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं भारत की संप्रभुत्वता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। किस तरह से, चलिए देखते हैं।
इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। यह सुनिश्चित करता है कि देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को बनाए रखा जाए और देश की विभाजन की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाए। यानी हर नागरिक का ये कर्तव्य है, ये उसकी जिम्मेदारी है, जो हमारे भारत की संप्रभुता है, एकता है और जो अखंडता है उसको बनाए रखना, और जो विभाजन जैसी सिचुएशन है उनको दूर रखना, ताकि हमारे भारत में कभी फिर से विभाजन ना हो। तो ऐसे सिचुएशन को क्रिएट होने से ही रोकना। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, राष्ट्र की सेवा और उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना। अब किस तरह से, चलिए देखते हैं। राष्ट्र की सेवा करना और ज़रूरत पड़ने पर उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहना भी हर नागरिक का कर्तव्य है। इसमें सैन्य सेवा भी शामिल है यदि सरकार द्वारा आवश्यकता महसूस की जाए। यानी देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए कि हाँ, कोई हमारे देश पर हमला कर रहा है या हमारे देश को आवश्यकता है युवा की, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, हमारे राष्ट्र है, जिस तरह से हम अपने घर की रक्षा करते हैं, आप भी अपने घरों की रक्षा करते होंगे, इसी तरीके से हमारा पूरा राष्ट्र है, यानी पूरा भारत है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें तत्पर जाना चाहिए, हमें अपनी जो भारत है उसकी रक्षा करनी चाहिए। ये भी एक नागरिकों का कर्तव्य है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, भारत के सभी लोगों के समरसता और समान भ्रात्मक की भावना का निर्माण करना। किस तरह से, चलिए देखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त करना और समरसता और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना हर नागरिक का कर्तव्य है। ये समाज में शांति और सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप इसमें लिख सकते हैं, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों का महत्व और संरक्षण। इस तरह से, चलिए देखते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों का महत्व समझना और उसका संरक्षण करना भी नागरिकों का कर्तव्य है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी पहचान और गर्व का स्रोत है। यानी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उनकी जो रक्षा है, उनकी जो सुरक्षा है, वो हमें करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी ही धरोहर हैं। ऐसा नहीं है वो किसी और के हैं तो चलो वहाँ से कुछ तोड़ दिया या फिर कुछ लिखाए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जाते हैं पुराने प्लेसेस पे, विजिट करते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखाते हैं, नाम लिखाते हैं, अपना नाम लिखाते हैं या किसी और का नाम लिखाते हैं, या फिर कुछ ना कुछ बनाए आते हैं, कोई भी पिक्चर बना देंगे लाइक दिस। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जो बना देते हैं, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वो हमारी ही धरोहर है। क्या आप लोग अपने घर में भी ये सारी चीज़ें करते हो के नाम लिख दिया, बीच में दिल बना दिया, फिर नीचे पार्टनर का नाम लिख दिया? क्या आपके घर में भी ऐसी सारी सिचुएशन होती है? तो आप भी बोलेंगे नहीं, हम अपने घर में ऐसी चीज़ें नहीं करते। तो वो भी तो हमारा ही है, सांस्कृतिक धरोहर ऐसा तो नहीं है दूसरों का है चलो बिगाड़ा है। वो भी तो हमारी ही है, हमारा गौरव के स्रोत हैं, जिन पे हम गर्व कर सकते हैं कि हाँ, हमारे जो पूर्वज थे या हमारे जो पीछे वाली पीढ़ी थी उसने ये सारी चीज़ें करी। अगर हम किसी को दिखाएंगे तो हमें गौरव फील होगा। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो कि हमारे एक कर्तव्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा कर्तव्य है वो है प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन। किस तरह से प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा करना, जिसमें वन, झीलें, नदियां और वन्यजीव शामिल हैं। हर नागरिक का कर्तव्य है कि साथ ही प्रदूषण से बचाना भी आवश्यक है। यानी देखिए, जो भी हमारा पर्यावरण है, वन हो गए, झील हो गए, नदियाँ हो गई, वन्यजीव हो गए, उन सभी की रक्षा करना, उन सभी को साफ सुथरा रखना, ये हमारा कर्तव्य है, ताकि हमें उनको प्रदूषित होने से रोक सकें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन का भावना का विकास करना नागरिकों का कर्तव्य है। इसमें समाज में तार्किक और प्रगतिशील दृष्टिकोणों के विकास होना चाहिए। यानी देखिए, जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, मानवतावादी दृष्टिकोण होते हैं, ज्ञान अर्जन होता है, इन सभी की जो भावना है उनको विकसित करना चाहिए, उन सभी को आगे बढ़ाना चाहिए, और प्रगतिशील दृष्टिकोण है उनका विकास करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और हिंसा से दूर रहना। यानी जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा और जो हिंसा है उससे दूर रहना। किस तरह से, चलिए देखते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना भी नागरिकों का कर्तव्य है, जिससे समाज में शांति और स्थापत्य बनाए रहने में मदद मिलती है। यानी देखिए, जो सार्वजनिक संपत्ति होती है और जो हिंसा होती है उससे दूर रहना। सार्वजनिक जो संपत्ति है उसको नुकसान ना पहुंचाना, यानी जो सभी के लिए होती है, जैसे कि पार्क हो गए,
रोड हो गए, ये सभी क्या है, ये सार्वजनिक संपत्ति होती है। तो इन सभी की सुरक्षा करना और इन सभी को नुकसान ना पहुंचाना, और अगर कहीं लड़ाई हो रही है तो ऐसा नहीं है वहाँ जाओ और खुद भी लड़ने लग जाओ, नहीं, उससे दूर रहना, यही सारे हमारे कर्तव्य हैं ताकि समाज में शांति स्थापित हो सके। मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई हो रही है, यहाँ पर कुछ लोगों ने देखा कि हाँ यहाँ लड़ाई हो रही है, ये भी आए और यहाँ पर लड़ने लग गए। अब वो जो लड़ाई पहले इतनी थी ना, अब वो बढ़कर इतनी हो जाएगी। लेकिन अगर यही लड़ाई यहाँ हो रही थी और कुछ लोग देख रहे थे, उन लोगों ने बोला कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर में शांत हो जाएंगे, चलो हम अपने काम पे कर रहे हैं, या फिर आए और इन लोगों को भी शांत कर दिया। तो ये जो लड़ाई थी ना, ये यहीं दब गई। इस सिचुएशन में क्या थी, ये बढ़ गई, इस सिचुएशन में ये यहीं दब गई। तो हमें दबाने वाला काम करना है, क्योंकि हमारे देश में हमें शांति बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि हम अखंडता और जो अशांति है उसको फैलाने लगें, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो 10th पॉइंट है उसमें आप लिख सकते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से उत्कृष्टता की ओर संग्रह होना, यानी उत्कृष्टता की ओर संग्रहण होना और हर क्षेत्र में व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने की नागरिकों का कर्तव्य है। यानी हर क्षेत्र में आगे बढ़ना, हर क्षेत्र में अपनी जो व्यक्तित्व है उसका सामूहिक प्रयासों के माध्यम से सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करना ही नागरिकों का कर्तव्य होता है, ठीक है। अब हम आगे चलेंगे। आगे जो हमारा कर्तव्य है वो है माता पिता या संरक्षकों का कर्तव्य, यानी जो माता पिता होते हैं और जो हमारे संरक्षक होते हैं उनका क्या कर्तव्य है। चलिए अब हम उनके कर्तव्य को देख लेते हैं। यानी देखिए, जो हमारे नागरिक कर्तव्य हैं उनमें माता पिता का भी कर्तव्य दिखाया गया है। अब उनके कर्तव्य में क्या है, चलिए देख लेते हैं। माता पिता या संरक्षकों का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा प्राप्त करें। यह कर्तव्य संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया है। यानी जो माता पिता और संरक्षक जो होते हैं उनका जो कर्तव्य है वो ये है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन्हें मूलभूत जो शिक्षा होती है, जो बेसिक शिक्षा होती है वो दे। और ये जो हमारा कर्तव्य जोड़ा गया है ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, जो कि 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। इसके निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हैं, मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने देश के प्रति जागरूकता और जिम्मेदार बनाने के उद्देश्य में संविधान में शामिल किए गए हैं। इन कर्तव्यों का पालन करने से न केवल समाज में शांति स्थापित बनी रहेगी, बल्कि देश के समग्र विकास में भी योगदान मिलेगा। हर नागरिक को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ज्ञान होना चाहिए और उन्हें निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी देखिए, हमें अपने मौलिक जो अधिकार हैं उनके बारे में तो पता है, पर जो हमारे कर्तव्य हैं उनके बारे में नहीं पता है। तो जितने हमारे अधिकार इम्पॉर्टेंट है उतने ही हमारे कर्तव्य भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये आपको पढ़ाया भी जा रहा है, ताकि जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके अधिकार हैं, आप उनको जागरूक हो सकें, आप उनको समझ सकें कि आपके क्या क्या अधिकार हैं, क्या क्या आपके कर्तव्य हैं, देश को लेकर क्या कर्तव्य हैं, ताकि आप उन सभी को समझ सकें और आगे बढ़ सकें, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा शिक्षा के लिए संवैधानिक मूल्यों की प्रासंगिकता। ये जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम पार्ट 1 को यहीं तक रखेंगे। अगर आपको यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप सेल्फ स्टडी करें, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी आप सेल्फ स्टडी से देखें, यानी पूरे ही नोट्स आप देख पाएँ, तो उसके लिए आपको हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL को डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर पर फ्री में अवेलेबल मिल जाएगा। वहाँ पर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारी ही फीचर्स आप इसमें देख सकते हैं, जिससे आपकी स्टडी जो है वो और भी इजी हो जाएगी, जिसमें आप सोल की बुक्स भी और जो हमारे नोट्स हैं वो भी दोनों ही देख पाएंगे और आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड भी यहाँ ओपन कर पाएंगे। सारी ही जो फीचर्स हैं आपको यहाँ इजी स्टेपों में मिल जाएंगे। तो एक बार इसको चेकआउट करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।